और चलिए उत्तराखंड की तमाम खबरें आपको उत्तराखंड एक्सप्रेस में बताते हैं। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे कई इलाकों में तबाही भी हुई है। कुमाऊं के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है और खासतौर पर कुमाऊं के 3 जिले, जिसमें चंपावत, उधम सिंह नगर जिला शामिल है और नैनीताल, इन्हीं 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट को देखते हुए लोगों से अपील की है कि ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। शासन ने आज सभी स्कूलों को भी बंद करने का फैसला किया है। तो बारिश और भूस्खलन के अलर्ट के बाद ये फैसला लिया गया है। और किस तरह के हालात उत्तराखंड में इस वक्त बने हुए हैं वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। नदी नाले उफान पर हैं और 3 जिले ऐसे हैं जो ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं और इन्हीं 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तेज बारिश का रेड अलर्ट है कि ज्यादा बारिश हो सकती है और ये बारिश भारी भी पड़ सकती है। सुनील और प्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, पहले भी हम देख रहे थे कि कुमाऊं के जो क्षेत्र हैं वो ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे थे और बारिश भी यहाँ पर ज्यादा बताई जा रही थी मौसम विभाग की ओर से। अब ये 3 जिले जिन्हें लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, साथ ही देहरादून में कैसा मौसम है ये भी बताइएगा। देखिए सीनम, पूरे प्रदेश का मैं अपडेट दूं तो गढ़वाल के 3 जिले जिनमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली है, वहां पर आज येलो अलर्ट रहेगा। वहां पर मौसम सामान्य रहेगा, छिटपुट बारिश यहां पर हो सकती है। तो ठीक इसी तरह से पिथौरागढ़ के भी 3 जिले हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, कुमाऊं के, ये तीनों डिस्ट्रिक्टों में भी आज येलो अलर्ट रहेगा। यहाँ पर छिटपुट बारिश होगी या फिर सामान्य तौर पर जो बादल हैं वो लगे रहेंगे। इसके अलावा 3 जिलों में उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल, यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है कि यहाँ पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। बाकी प्रदेश के शेष जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट रहने वाला है, यानी कि सामान्य तौर पर यहाँ पर भी बारिश होगी। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है, अभी पूरे प्रदेश भर में केवल बागेश्वर में अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। देहरादून में आप देख सकते हैं कि अभी सुबह की धूप निकली हुई है और कमोबेश अन्य जिलों में भी इसी तरह से कहीं धूप निकली हुई है तो कहीं बादल लगे हुए हैं। लेकिन जो 3 जिले हैं खासकर उनको रेड अलर्ट पर रखा गया है, चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल, कभी भी मौसम करवट ले सकता है। कल भी हमने देखा कि सुबह के समय कभी बारिश हो रही थी, दिन में धूप हो जा रही थी और फिर अचानक से मूसलाधार बारिश हो जा रही थी। तो एहतियातन के तौर पर आज और कल पूरे उत्तराखंड में स्कूलों की छुट्टी रखी गई है। कल आपने देखा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार गए, जहां पर स्थितियां बिल्कुल बिकट हुई हैं। हरिद्वार में रात भर भी जल भराव के कारण जो स्थितियां वहां पर पैदा हुई, रात भर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। SDRF, NDRF बिल्कुल सुनिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि स्थानीय लोग जो कि ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं, उनके लिए आपदा प्रबंधन की टीमें और सरकार के द्वारा क्या मदद पहुंचाई जा रही है, और साथ ही साथ जो लोग बाहर से उत्तराखंड आते हैं, ऐसे में वो लोग किसी बैरियर पर न फंसे या फिर उनको रोकने के लिए क्या कोई इंतजामात वहां पर किए गए हैं? देखिए अनुपम, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में अधिकारियों को बाकायदा निर्देश दिए गए थे कि कहीं पर भी किसी तरह की दिक्कत, चाहे वो चारधाम यात्री हो, कांवड़ यात्री हो या फिर आम पब्लिक यहाँ पर हो, उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। चारधाम यात्रियों से बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो मौसम को देखें, मौसम के हालात को देखकर आगे बढ़ें। खासकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से वो जानकारी ले लें कि आगे के रास्ता खुला है या नहीं है। और ये अपील भी की गई है कि इस मौसम में जब आप देख रहे हैं कि मानसून सीजन अपने चरम पर है, लगातार जगह जगह सड़कें टूट रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो चारधाम यात्रा पर आने से कम यात्री बचें। जो आ रहे हैं तो बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ें, ये मुख्यमंत्री की ओर से भी निर्देश। सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। और इस बीच जोशीमठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नगर क्षेत्र के मारवाड़ी एरिया में भूस्खलन, बड़े बड़े पेड़ बोल्डर खिसक रहे हैं। अलकनंदा की ओर जोशीमठ में दरार का सबसे बड़ा कारण भूस्खलन है। एक बार फिर से लैंडस्लाइड होने से मुश्किल बढ़ सकती है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में लगातार भूस्खलन से खतरा बढ़ रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलकनंदा की ओर से बोल्डर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड होने से वहां पर मुश्किल बढ़ सकती है। नितिन सेमवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जोशीमठ से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितिन, फिलहाल क्या स्थिति है और प्रशासनिक अमला कितना अलर्ट है? जी, अगर जोशीमठ के निचले तट पर भूस्खलन की बात करें तो ये कोई आज नई बात नहीं है। लगातार बरसात में यहाँ पे भूस्खलन होता रहा है और उसी की वजह से बताया भी जा रहा है कि जोशीमठ जो नगर है वो नीचे की तरफ खिसक रहा है। बावजूद उसके आज तक कभी भी यहाँ पे सुरक्षा दीवार या तटबंध बनाने के काम शुरू नहीं हो पाए हैं। जनवरी महीने में भी जब दरारें पड़ी थी
तो स्थानीय लोगों ने मांग की थी कि जोशीमठ अलकनंदा नदी के तट पर सुरक्षा दीवार बनाई जाए, लेकिन अभी तक उसका केवल प्लान ही तैयार हो रहा है। और ऐसे में अब एक बार फिर से भूस्खलन जोन सक्रिय हो गए हैं और आने वाले समय में जब और बारिश होगी पहाड़ों में, क्योंकि कल यानी कि 15 जुलाई से फिर अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग ने, तो कहीं ना कहीं जो हालात है वो बिगड़ सकते हैं। हालांकि प्रशासन नजर बनाए हुए है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये भूस्खलन जोन सक्रिय होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन सिंवाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार के जल भराव वाले क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल देर रात से ही आदर्श कॉलोनी लक्सर में जल भराव के चलते जलमग्न हुए एक घर से दिव्यांग व्यक्ति को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। घर में जल भराव के बावजूद चलने में असमर्थ ये था और दिव्यांग बिस्तर पर लेटा हुआ था। इस घर से एक बुजुर्ग व्यक्ति और 3 महिलाएं भी देर रात रेस्क्यू की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, लक्सर क्षेत्र में बाढ़ आने के बाद यहां पर राहत बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों का सूचना मिलने पर तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लाने का काम कर रही हैं। घर में परिवार के 6 सदस्यों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने क्विक रेस्पॉन्स करते हुए बोट के जरिए आपको बताएं कि लोगों को घर से निकाला और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया है। रुड़की में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें 2 लोग प्लास्टिक के ड्रम के लिए जान जोखिम में डालते दिख रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे 2 लोग रस्सी के सहारे नदी के तेज पानी में उतरे हैं। प्लास्टिक के ड्रम को उफनती हुई रतमऊ नदी से बाहर निकाल रहे हैं। वीडियो रतमऊ नदी धनौरी का बताया जा रहा है, जिसमें थोड़े से लालच के लिए लोग जान जोखिम में डालने का रिस्क ले रहे हैं। रुड़की में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें पानी से भरी हुई हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है। रुड़की देहरादून NH 73 के रामपुर में सड़क पानी से भरी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बाइक और गाड़ियां निकाली जा रही हैं। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली वाले गाड़ियों को पार करने के एवज में पैसे ले रहे हैं। वहीं लोग अब बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं ताकि लोग अपने सामान्य जनजीवन में लौट सकें। हरिद्वार में बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। रुड़की, लक्सर और खानपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं सीएम धामी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। सीएम ने पहले हवाई सर्वेक्षण किया और फिर बाढ़ वाले इलाके में नाव से दौरा भी करते नजर आए। लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया गया सीएम धामी की ओर से। और बाढ़ प्रभावित रुड़की, लक्सर और खानपुर में भी मुख्यमंत्री गए। हरिद्वार के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि पूरा हरिद्वार जलमग्न हुआ है। 10-10 फुट तक पानी भरा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो राहत एवं बचाव कार्य के लिए सेना की भी मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके लौटे हैं। सर, क्या कुछ हालात वहां पर हैं? पूरा हरिद्वार आपदा की चपेट में है, जलमग्न हो गया है। अभी शासन के लोग जो जरूरी चीजें हैं, जरूरत के सामान हैं, उन सब की लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और साथ में बाढ़ प्रभावितों को हर संभव सहायता हो, उसके लिए हमने प्रशासन के लोगों को कहा है और मैंने स्वयं सभी क्षेत्रों का दौरा किया है। 10-10 फुट तक पानी भरा हुआ है। अभी कई सारी सड़कें अभी बंद हैं। इसके साथ साथ पावर सप्लाई भी बंद है।
कांवड़ यात्रा भी चल रही है, उसमें भी अत्यधिक लोगों की संख्या है। सभी को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है और मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सभी विभागों को कहा है कि सभी विभाग एक दूसरे से समन्वय बनाकर लोगों के लिए जो भी सहायता हो सकती है उस सहायता को फौरी रूप से करें। कोटद्वार में बारिश के बाद मालन नदी में आए उफान से पुल टूट गया। पुल का एक हिस्सा नदी में गिर गया है, जिसके बाद से सैकड़ों गांवों का संपर्क कोटद्वार से टूट गया है। मालन नदी पर बना पुल कोटद्वार भावर क्षेत्र की लाइफलाइन है। ऐसे में पुल टूट जाने से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संज्ञान में आया कि जो पानी का फ्लो इस प्रकार से आया कि पुल के एक पिलर पे सारा दबाव उसका पानी का एक छोर उसका उसी तरफ आते रहा। अभी भी जैसे भी आप लोगों ने देखा भी होगा, पानी का फ्लो लगभग 20 से होकर जाने लग गया है। मतलब फैल के जिसको पानी को जाना चाहिए था वो उसके बजाय पूरा एक तरफ को जैसे जा रहा है। संभवतः वो उससे ऐसा लग रहा है कि इस पिलर पर जो है स्कोरिंग होगी। सर अब ये तो 2-3-4 साल से पहले मुश्किल ही बनाएगा कोई, क्यों अब भावर की अब सारी लाइन कट चुकी है। जाने का कोई और रास्ता? कोई रास्ता नहीं है सर इस समय, सिर्फ एकमात्र कलमाश्रम रास्ता है, वो बहुत लंबा फेरना पड़ेगा। बच्चों की स्कूलें हैं, हमारी सारी स्कूलें इस भावर क्षेत्र से सड़क से कट चुकी है, पुल से सारा संपर्क कट चुका है। अब इस बच्चों का स्कूल का भविष्य भी अंधेरे में हो गया। तो लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते पिथौरागढ़ की बॉर्डर की घाटियां शेष दुनिया से कट गई हैं और बॉर्डर की लाइफलाइन लिपुलेख रोड भी बंद हो गया है। बंद होने से ब्यास, दारमा, चौदास घाटियां एक तरह से कैद हो गई हैं। इन घाटियों का संपर्क कटने से जहां हजारों की आबादी संकट में है, वहीं सुरक्षा बलों की दिक्कतें भी काफी बढ़ गई हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत, चीन और नेपाल के ट्रांजैक्शन को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड हफ्ते भर से बंद है। बॉर्डर की अहम रोड बंद होने से जहां ऊपरी इलाकों में जाने वालों की राह थम गई है, वहीं लोगों को आवाजाही करने में जान तक जोखिम में डालनी पड़ रही है। बारिश में आए दिन हो रहे लैंडस्लाइड से लिपुलेख रोड एक नहीं बल्कि दर्जनों जगह बंद है। रोड बंद होने से व्यास घाटी तो सीधे तौर पर प्रभावित है ही, साथ ही धारचूला, तवा घाट रूट में आए दिन हो रहे लैंडस्लाइड से दारमा और चौदास घाटी के दर्जनों गांव भी दिक्कत में हैं। हमारे हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग बहुत परेशान हैं और इस रोड को बंद हुए जो है 1 हफ्ता हो गया है, जिससे कि आवाजाही पूरी तरह बंद हो गया। आर्मी वाले और हमारे स्थानीय लोगों को आने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लिपुलेख रोड दर्जनों गांवों की लाइफलाइन तो है ही, साथ ही इसका सामरिक महत्व भी है। इसी रोड की मदद से सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान चीन नेपाल बॉर्डर तक पहुंचते हैं। यही नहीं, सैन्य जरूरत का सामान भी इसी रोड के जरिए बॉर्डर तक पहुंचता है। बावजूद इसके इस साल की बरसात में इस रोड की हकीकत जगजाहिर हो गई है। लिपुलेख रोड की बदहाली के कारण आदि कैलाश यात्रा पहले ही बंद हो चुकी है। कई जगह रोड अभी कट रही है और वहाँ पे भी बहुत जल्दी बोल्डर वगैरह आ जाते हैं थोड़ी सी भी बारिश में। तो हम लोग का जो फोकस रहेगा, एक तो रोड बहुत तुरंत ही खोली जाए, हमारा रिस्पांस टाइम कम हो। तो इसमें भी जो भी वर्किंग एजेंसी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या बीआरओ हो या पीएमजीएसवाई है, तो उनको यही निर्देश रहेगा कि अपनी मशीनरी को बिल्कुल गियर अप रखें। बरसात का सीजन पहाड़ों की रोड के लिए कहर बनकर आता है, लेकिन लिपुलेख रोड की कहानी ही कुछ अलग है। इस रोड का उद्घाटन हुए भले ही 3 साल हो गए हों, बावजूद इसके रोड अभी तक सुरक्षित नहीं बन पाई है। हालात तो ये हो गए हैं कि आम दिनों में भी इस रोड पर भारी लैंडस्लाइड होते रहते हैं। ऐसे में बरसात में हालात क्या होंगे, आसानी से समझा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। भारी बारिश से उत्तराखंड में बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। हालांकि अभी इसका आकलन होना बाकी है। किसान कांग्रेस ने भी अपनी मांग की है और मांग ये की गई है कि मैदान से लेकर पहाड़ तक किसानों की मदद की जाए। तो बीजेपी भी भरोसा दिला रही है, आपदा में हुए नुकसान से किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। हरिद्वार का बड़ा इलाका पानी पानी है। हालात इतने खराब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दौरा करना पड़ा। हरिद्वार हो या उधम सिंह नगर, दोनों जिलों में बड़ी आबादी किसानों की है और भारी बरसात ने किसानों के घर से लेकर फसल को बर्बाद कर दिया है।
तो पहाड़ में सड़कें बंद होने से सेब का फसल खराब होने का डर किसानों को है। कांग्रेस का कहना है कि आपदा में राहत के साथ किसानों को फसल का मुआवजा दिया जाए ताकि किसान की हालत खराब न हो। जो ये मौसम बिगड़ा हुआ है, इसमें किसान की फसल के साथ साथ कई हमारे किसान भाइयों के, कई हमारे उत्तराखंड के निवासियों के घर तबाह हो गए, कईयों की फसल नष्ट हो गई। मैं मांग करता हूं उत्तराखंड सरकार से कि पिछला मुआवजा तो आपने आश्वासन में निकाल दिया, लेकिन ये जो नुकसान हुआ इससे किसान की कमर पहले ही टूटी हुई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी दिल्ली दौरे पर हैं। शुक्रवार को देहरादून में वो कृषि विभाग की बैठक करेंगे। बैठक में तय होगा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक फसलों के नुकसान का आकलन कब शुरू किया जाएगा। आपदा से हालात को देखने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड दौरे पर हैं। दुष्यंत गौतम का कहना है कि किसान हो या आम इंसान, आपदा में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। कांग्रेस डिमांड करके दिल्ली भाग जाती है अपने संगठन करने के लिए। डिमांड करना उनका एक राजनीतिक शगुफा होता है कि चलो कुछ भी कर दो, अपनी बात लाइट कर देना उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी भी बारिश की आपदा से प्रभावित हुआ है, उसके हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। वो अभी नहीं मालूम पड़ेगा, थोड़े दिन बाद मालूम पड़ेगी। सरकार उसके लिए तत्पर है। उत्तराखंड में करीब 8 लाख किसान हैं और किसानों की बड़ी संख्या हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में है। ऐसे में बाढ़ से बर्बाद हुए किसानों को कृषि विभाग से कब और कितनी राहत मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर धामी से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बीजेपी में दायित्वों को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सरकार में दायित्व बांटने को लेकर चर्चा होने के साथ लगभग 12 नेताओं की पहली सूची जारी करने को लेकर भी यहाँ पर मंथन किया गया है। तो दायित्व बांटने को लेकर भी चर्चा हुई है, ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। 12 नेताओं की पहली सूची क्या होगी, किस किस को इसमें शामिल किया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन किया गया है, चर्चा की गई है। दुष्यंत गौतम देहरादून में नजर आए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करने की दिशा में बीजेपी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। यही कारण है कि उत्तराखंड का यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन अब उसे इसके लिए केंद्र की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूसीसी का ड्राफ्ट बनकर तैयार है। चर्चा थी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जुलाई 2nd वीक में इसे लेकर सरकार को सौंप सकती है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब इसमें कुछ देरी हो सकती है। वर्तमान में राज्य सरकार का मुख्य फोकस अब आपदा राहत कार्यों पर है, तो वहीं इसके सियासी मायने भी हैं। इस साल के अंत में 5 राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और तेलंगाना में होने जा रहे विधानसभा चुनाव यूसीसी लागू करने की दिशा में देरी का एक बड़ा कारण माने जा रहे हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आदिवासी समाज यूसीसी का विरोध कर रहा है। माना जा रहा है कि ऐसे में बीजेपी शासित किसी एक राज्य में भी यूसीसी लागू होता है तो पार्टी को चुनावी राज्यों में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई उतावलापन नहीं है। यूसीसी जनमानस के लिए, उसकी सुविधा के लिए, उसके सहयोग के लिए, देश के निर्माण के लिए है, तो उसमें कोई उतावलापन नहीं है। सारी उसकी लीगली और सारी प्रक्रिया देखकर और उत्तराखंड उसमें प्रथम ही आएगा। उत्तराखंड में सिर्फ यूसीसी ही नहीं, 3 ऐसे मुद्दे हैं जो उठे तो जोर शोर से, लेकिन किसी न किसी कारण आगे चलकर उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। भू कानून संबंधी रिपोर्ट भी 10 महीने से शासन में लंबित है। अतिक्रमण का मसला भी 450 धार्मिक स्थलों को हटाने के बाद शांत पड़ गया है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी ऐसा ही होने जा रहा है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यूसीसी पर हमें जनमत मिला है, इसको लागू करना हमारा नैतिक दायित्व है। यूसीसी हमारे सैद्धांतिक पक्ष का अंग है। जनसंघ के कालखंड से लेकर और भारतीय जनता पार्टी हम लोग हर वर्ष जिन विषयों को लेकर जनता के बीच में गए, वही जनादेश तो हमको उत्तराखंड में रिपीट किया उसने। इसलिए जिस जनादेश ने वो रिपीट किया उसको लागू करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है और पार्टी उस समय आगे बढ़ रही है।
बहरहाल यूसीसी पर सबसे पहले पहल करने वाला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने ही व्यापक रायशुमारी कर सबसे पहले इसका ड्राफ्ट तैयार किया है। नतीजा इसको लागू करने को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या यूसीसी पर पहले केंद्र कानून लाएगा या फिर इसे लागू करने वाला उत्तराखंड ही पहला राज्य बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।